वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी नदियां थीं जो मैसूर राज्य के बंटवारे का आधार बनी। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 नदियां होंगी, वो नदियां जो मैसूर के बंटवारे का आधार बनी। तो 3 नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा और पेन्नार। सबका मैं लोकेशन भी अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए जब ये सवाल आपके सामने कभी आए इस तरह का या पूछ लिया जाए तो आपके ध्यान में स्वतः ये बात आनी चाहिए कि ये जो बात कही जा रही है ये कहां से कनेक्टेड है, इसका कनेक्शन कहां से है। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अगर आपने अच्छे ढंग से मॉडर्न इंडिया को पढ़ा है तो आपके दिमाग में सीधे तौर पे ये बात आ जाएगी कि ये जो बात कही जा रही है ये बात आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है ना, एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये सारा। पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक हुआ, दूसरा 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 1792 तक और अंतिम जो युद्ध हुआ वो 1799 में हुआ। ये भी मैं बता चुका हूं कि पहले 2 युद्धों में हैदर अली था। पहले युद्ध में पूर्ण रूप से हैदर अली था मैसूर में। दूसरे युद्ध में हैदर अली रहता है पहले 2 वर्ष तक, यानी कि 80 से 82 तक, और फिर उसके बाद आ जाता है टीपू सुल्तान और बाकी के युद्धों में भी नेतृत्व करेगा। बाकी के जो 2 युद्ध बच गए 3 और 4, इसमें भी नेतृत्व करेगा युद्ध का टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र है। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। तो जिस बात की चर्चा यहां पे हो रही है कि मैसूर राज्य का बंटवारे में कौन कौन सी नदियां थी जिनको आधार बनाया गया, तो दक्षिण भारत की 3 नदियां, ये पहले ही मैं बता दिया मैंने। अभी मैं लोकेशन बताऊंगा। और ये बंटवारा जो हुआ ये समझ लीजिए, ये बंटवारा जो था ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, यानी कि 1790 से 92 के बीच में जो युद्ध हुआ उसी में ये बंटवारा हुआ। और नेतृत्व कौन कर रहा है, यहां पर नेतृत्व कर रहा है युद्ध का मैसूर की तरफ से है टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा, और अंग्रेजों की तरफ से रहेगा जो लीडर है वो है कॉर्नवालिस। ओवरऑल चूंकि वो गवर्नर जनरल है, जो सेना का नेतृत्व है वो तो कोई और कर रहा है, लेकिन यहां पे गवर्नर जनरल जो है वो होगा कौन, कॉर्नवालिस भारत में। अब यहां तक बात समझ ही रहे हैं तो आपको यह भी समझ जाना चाहिए कि मैसूर राज्य जो था, मैसूर स्टेट, वो अस्तित्व में कैसे आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैं आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहा था कि देखिए ये है दक्षिण भारत। ठीक है, ये दक्षिण भारत है, यहां भी बनाया हुआ है मैंने, तो अभी मैं बताऊंगा। तो आप देखेंगे मध्यकाल के समय एक डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत की। मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो तीसरा डायनेस्टी था, तीसरा वंश था दिल्ली सल्तनत का, और वो था तुगलक वंश। और उसमें एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में यहाँ पे एक राज्य उभर के आता है, विजयनगर साम्राज्य, एक हिंदू किंगडम है 1336 में। और यहीं पे इसके ऊपर ये बहमनी किंगडम जो कि एक मुस्लिम राज्य है ये इमर्ज करता है। कब, 1347 में। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी का एक शासक था, सुल्तान था, और तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के समय की एक डायनेस्टी है मध्यकाल में। तो आगे क्या होता है कि यही जो बहमनी किंगडम है, नीचे वाला तो विजयनगर साम्राज्य है ये, और ये बहमनी किंगडम है। आगे बहमनी किंगडम कई क्षेत्रीय राज्यों में बट जाता है। 5 राज्य होंगे बेसिकली, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो यही जो क्षेत्रीय राज्य हैं आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य का अंत कर देते हैं। एक युद्ध होता है राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का 1565 में, और इसी युद्ध में जो बहमनी साम्राज्य से निकले हुए क्षेत्रीय राज्य हैं, अहमदनगर, बीजापुर,
गोलकुंडा और बीदर, ये सब मिलके विजयनगर साम्राज्य का खात्मा कर देंगे और इसी विजयनगर साम्राज्य से एक राज्य का उदय होता है और वही राज्य क्या है? मैसूर राज्य। ठीक है, यही राज्य मैसूर राज्य है। ठीक है, यहां पर उस समय वाडियार वंश आता है और इसी वाडियार वंश के समय एक व्यक्ति जो है सिपाही के तौर पर, एक साधारण सैनिक के तौर पर आता है, हैदर अली, और धीरे धीरे अपने टैलेंट के बल पर हैदर अली एक दिन 1761 में इस मैसूर की गद्दी पर काबिज हो जाता है। अंग्रेज देखिए 1761 में यहां पर हैदर अली है और अंग्रेज 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद इस बंगाल में आकर बैठ जाते हैं। 1757 में अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई लड़ी बंगाल में, तो उनकी जो पोजीशन थी बंगाल में कुछ स्ट्रांग हो गई और बक्सर की लड़ाई के बाद जो 1764 में हुआ वो पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने और यहां पर उनको मिल गई बंगाल की दीवानी, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो 1761 में यहां पर मैसूर में आ गया हैदर अली और 1764 में यहां पर पूरी तरह से बंगाल में आ गए कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेजों की नजर है मैसूर स्टेट पर और ये मैंने बता दिया था कि जो पहला युद्ध होता है, ठीक है, वो इस मालाबार क्षेत्र को लेकर होता है। ठीक है, मालाबार क्षेत्र को लेकर होता है और मालाबार क्षेत्र चूंकि ये मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उस समय भी था। आपको याद होगा कि वास्को डी गामा इसी मालाबार तट पे आया था। ठीक है, और यहाँ से पहला पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा और पहला यूरोपीय भी था जो समुद्र के रास्ते व्यापार के उद्देश्य से भारत आया। यहाँ से मसाले, जड़ी बूटियां, ठीक है, यानी हर्ब्स, वो सब लेके यूरोप जाता है और वहां पर उसे 60 गुना मुनाफा होता है। तो ये बहुत मुनाफा वाला क्षेत्र था और बंगाल सबसे समृद्धशाली स्टेट था। मैंने बताया है क्यों समृद्धशाली था, क्योंकि इधर से गंगा नदी आती है, इधर से चाइना की तरफ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी और उसके अलावा कई ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर हैं, तो उसकी सहायक नदियों की सहायक नदियां हैं, तो नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है बंगाल का, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बंदरगाही क्षेत्र भी है, समुद्री व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है ये। और आपको मैं बताऊं कि मुगल शासन में, मुगल सत्ता के दौरान सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला मुगल सत्ता को यही राज्य था। तो सारे यूरोपीय देश जो कि भारत आए व्यापार के इरादे से, उनकी नजर थी बंगाल पे और उसमें अंग्रेज कामयाब हो जाते हैं। तो यहां तक बात हो गई। तो यहां पर मैसूर पर अंग्रेजों की नजर है, मैसूर के मालाबार क्षेत्र पर, और यहां पे बैठे हैं मराठा, यहां पे हैं हैदराबाद के निजाम। ठीक है, ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, मैंने बताया था। तो पहले क्या होता है कि मालाबार क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना है, तो पहले युद्ध में क्या होगा कि हैदर अली के खिलाफ अंग्रेज क्या करेंगे, मराठों और निजाम का, हैदराबाद का निजाम है यहाँ पे मराठे हैं, तो एक त्रिगुट बना लेंगे अंग्रेज। लेकिन बाद में हैदर अली इस त्रिगुट को तोड़ देगा और हैदर अली यहां से अटैक कर देगा। देखिए मद्रास यहां पर था, यह है कोरोमंडल तट, और यहां पर था कौन सा क्षेत्र, उस समय का कर्नाटक क्षेत्र। देखिए ये जो मैसूर का क्षेत्र है, मैं बार बार बताते रहता हूं, ये मैसूर का जो उस समय क्षेत्र था, जो राज्य था, आज का वर्तमान कर्नाटक है, जो कि मालाबार तट की तरफ है। लेकिन उस समय का कर्नाटक ये था कोरोमंडल तट की तरफ। यूरोपियंस क्या कहते थे, कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को कहते थे क्या, कर्नाटक। तो ये इधर कर्नाटक था उस समय का, और यहां पर ही मद्रास था इसी कर्नाटक क्षेत्र में, और यहां पे भी अंग्रेज थे मद्रास में। तो जब अंग्रेज मराठों और निजाम को मिला लेते हैं, मराठों को और निजाम को, तो हैदर अली यहां पर जो मैसूर में बैठा हुआ है वो इनकी तिकड़ी को तोड़ देता है और फिर मद्रास की तरफ बढ़ता है और मद्रास पे यह अटैक करता है। तब अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज जो यहाँ पे हैं, वो थोड़ा उनकी स्थिति यहाँ पे खराब हो जाएगी। मैंने बताया था कि हैदर अली बहुत स्ट्रांग था, तो अंग्रेजों की तरफ से एक प्रस्ताव आएगा संधि का, और फिर संधि हो जाएगी, मद्रास की संधि, और फिर युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये मैंने पहले युद्ध के लिए बताया था। दूसरा युद्ध जो है वो यहां पर एक क्षेत्र है माही, और देखिए पहले युद्ध का कारण भी क्या था, मैंने बताया हुआ था कि
कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी माही में और भी सेटलमेंट है मैसूर के क्षेत्र में ही, इस तरफ फ्रांसीसी पे बैठे हुए हैं। एक क्षेत्र है माहे, ये फ्रांसीसी हैं यहाँ पर। तो फ्रांसीसी जो है हैदर अली के मित्र भी हैं और ये हमेशा हैदर अली को मदद कर रहे हैं कि किस तरह से यूरोपियन पद्धति पे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से उन्हें हथियार बनाने हैं। और हैदर अली को मैसूर में एक जगह था डिंडीगुल, वहाँ पे उन्होंने हैदर अली को यूरोपीय पैटर्न पे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ शस्त्रागार बनाने में मदद भी की थी और बार बार मदद कर रहे हैं। तो इसलिए भी हैदर अली अंग्रेजों की आंखों में खटक रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला युद्ध तो खत्म हो गया मद्रास की संधि के साथ। दूसरा युद्ध जो होगा अंग्रेज माहे पे अटैक करेंगे और इस वजह से ये युद्ध होगा। हाँ, और इस युद्ध में कई झड़पें होंगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि 1780 से 82 तक पहले दौर का युद्ध होता है जब हैदर अली है, लेकिन 82 में एक पोर्टो नोवो की लड़ाई होती है और हैदर अली उसमें हार जाता है और बाद में कैंसर से उसकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है 82 से 84 टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जब आएगा तो चूंकि हैदर अली की तुरंत डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, तो अभी राज्य थोड़ा अव्यवस्थित है, प्रशासन को थोड़ा सुदृढ़ करना है, राज्य को पुनर्गठित करना है। हाँ, जनता में और सैनिकों में नई ऊर्जा का संचार करना है। तो टीपू सुल्तान को थोड़ा समय चाहिए था कि युद्ध जो है ज्यादा दिन तक ना खींचे और थोड़ा समय मिल जाए उसको राज्य को पुनर्गठित करने का। तो टीपू सुल्तान किसी भी तरह से 2 साल, 82 में हैदर अली की मृत्यु होती है, 2 साल और युद्ध खींचता है और मैंगलोर की संधि कर लेता है और वहीं पे वो संधि के साथ ही दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा युद्ध जो है यहीं पे बंटवारा हो रहा है। अब यहां पे क्या है कि देखिए तीसरा युद्ध क्यों हुआ था, तो तीसरा युद्ध यहां पर एक क्षेत्र है त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर, और यहीं पे एक क्षेत्र है मैसूर के क्षेत्र में ही पड़ता है, पड़ता था कोचीन। ठीक है, ये कोचीन, ठीक है, ये कोचीन पड़ता था और ये है त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर अंग्रेजों का संरक्षित राज्य है, जबकि कोचीन जो है, ये कोचीन ये हैदर अली के नियंत्रण में है। होता क्या है, त्रावणकोर का राजा बिना हैदर अली के परमिशन से कोचीन से बात कर लेता है कि कोचीन से वो 2 आइलैंड यानी द्वीप खरीदेगा और इस बात को लेकर जो टीपू सुल्तान है वो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना, तो टीपू सुल्तान इस त्रावणकोर पे अटैक कर देगा और इसी को लेकर यह युद्ध शुरू होगा। बाद में ये युद्ध टीपू सुल्तान के लिए ये जो है काफी अपमानजनक साबित होता है और ये जो युद्ध है ये खत्म होता है किस संधि पे, तो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ। तो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो जाएगा और फिर इसमें क्या होगा, ये जो श्रीरंगपट्टम की संधि है इसमें जो शर्त है, अंग्रेजों की शर्त माननी पड़ती है टीपू सुल्तान को और इस संधि की शर्तों के अनुसार, यानी श्रीरंगपट्टम की संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को 3 करोड़ से ज्यादा युद्ध का हर्जाना देना पड़ता है। और चूंकि ये जो हर्जाना है यानी वॉर इंडेमनिटी है, ये किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में जाना है। तो जब तक इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं होता है तब तक अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक भी रखना है। और इसी में टीपू का जो है वो आधा राज्य बट जाता है और फिर यहीं पे नदियों का रोल आता है। ठीक है, टीपू का आधा राज्य बट जाता है। देखिए अब यहां पर इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए यही मैसूर है, ठीक है, ये मैसूर है और यहां पे आप देखेंगे तो ये नदी जो है ये ऐसे दूसरे कलर से मैं बना देता हूं। ये नदी जो है इधर से ये देखेंगे, ये ऐसे, ये कृष्णा नदी है। तो बेसिकली कृष्णा नदी जो है ये आप देखेंगे कि ये मैंने बनाया तो इधर से है लेकिन ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है ना, और यहां पे एक नदी है, देखेंगे तो ये है तुंगभद्रा नदी, ये जो है तुंगभद्रा, तो ये नदी है। हाँ, और तीसरी नदी जो है जो इसमें आ रही है, इस बंटवारे का आधार बन रही है, वो है पेन्नार नदी। तो पेन्नार कैसे है, देखिए यहीं से ये पेन्नार नदी, ये जो है ना, ये देखिए
ये जो यहां से ये से, ये पेन्नार नदी, समझ रहे? तो अब आप यहां पे समझिए बड़े फिगर में, ये मैसूर राज्य हो गया। देखिए ये मैसूर राज्य हो गया, और यहां पे कौन है? मराठे हैं। देखिए यहां पे हैं मराठे, यहां पे कौन है? निजाम है। ये मराठे हो गए, हाँ मराठा हो गए यहां पर, ये हो गए निजाम, ठीक है, ये मराठा, ये निजाम, और ये है मैसूर, या मैं इधर लिख देता हूं, ये हो जाता है मैसूर। तो टीपू का जो राज्य बटा, देखिए ये जो है मैंने पहले भी अभी बताया आपको, यहां पे समझाया है, ये नदी है कृष्णा नदी। देखिए ये कृष्णा नदी लगभग आप मैप में एक बार देख लीजिएगा, ये निकलती है महाराष्ट्र के, इधर से निकलेगी महाबलेश्वर से। उसके बाद देखिए ये जो है ये तुंगभद्रा, हाँ ये तुंगभद्रा, और फिर ये जो है ये पेन्नार नदी है, ये पेन्नार नदी है। तो तीनों नदियों का लोकेशन आप देखिए, कृष्णा, ये तुंगभद्रा, और ये है पेन्नार नदी, ठीक है। देखिएगा फिर से, कृष्णा, ये तुंगभद्रा, और ये है पेन्नार नदी। अब देखिए कैसे बंटवारा कर दिया गया। देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस मैसूर का जब बंटवारा हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया लिया, देखिए ये जो मालाबार क्षेत्र है, ये मालाबार क्षेत्र ले लिया ब्रिटिशर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र, पहले ही युद्ध से ब्रिटिशर्स की नजर यहां पर थी, तो ये मालाबार क्षेत्र ले लिया। हाँ उसके अलावा डिंडीगुल, इसी मैसूर में इधर डिंडीगुल भी है, तो डिंडीगुल इन्होंने लिया, ठीक है, डिंडीगुल लिया। तो डिंडीगुल में क्या था, तो 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से यूरोपीय पैटर्न पर, हाँ या आप कहें यूरोपियन टेक्नोलॉजी से हैदर अली ने डिंडीगुल में बनाया था एक बहुत ही मॉडर्न शस्त्रागार, बहुत ही मॉडर्न विपन थे, वहां पे हथियार थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी क्षेत्र। तो अंग्रेजों को ये भी मिल गया, और एक क्षेत्र 12 महल का था तो वो भी मिल गया मैसूर का। अब मराठों को क्या मिला, तो देखिए तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र मराठों को मिला, ध्यान रखिएगा ये है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र मिल गया मराठों को, क्योंकि मराठे यहां पे हैं ही, तो तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र ये मराठों को मिल गया, तो ये सारा मराठों के पास आ गया। देखिए और कृष्णा और पेन्नार, देखिए ये नदी है कृष्णा और ये है पेन्नार, तो इसके बीच का कुछ क्षेत्र जो था वो किसके पास आ गया, वो आ गया ये कृष्णा और पेन्नार के बीच का, और ये भी कुछ क्षेत्र ये आ गया था किसके पास, तो ये आ गया था ये निजाम के पास, हैदराबाद का तो जो निजाम है, ऐसे हो गया था। तो मैसूर राज्य देखिए बहुत छोटा रह गया था, बहुत छोटा, लगभग आधा मैसूर राज्य बट गया था। तो अब यहां पर सवाल हमारा ये था कि वो नदियां जो मैसूर के बंटवारे का आधार बनी, तो 3 नदियों का आप नाम लेंगे। कृष्णा, दिस इज कृष्णा, ठीक है, ये कृष्णा, देखिए यहां पर इसमें समझिए, हाँ कृष्णा, नीचे आ जाएगा तुंगभद्रा, और यहां से ये पेन्नार, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, कृष्णा, ये तुंगभद्रा और ये पेन्नार, ठीक है। तो इन तीनों नदियों के लोकेशन को आप भारत के मैप में आज भी दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। और फिर क्या क्या बटा, मैंने बता दिया कि ब्रिटिशर्स ने ले लिया ये पूरा मालाबार क्षेत्र जो कि मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, डिंडीगुल ले लिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जहां हैदर अली ने बनाया था शस्त्रागार, और 12 महल ले लिया। तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र ये तुंगभद्रा है, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा सा आपको देखिए, अब ब्लैक से मैं करूंगा तो ये है कृष्णा, ये तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र आ गया किसके पास, मालाबार तो था ही इनके पास, अंग्रेजों के पास। तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र मराठों के पास चला गया, और ये पेन्नार नदी, तो पेन्नार और कृष्णा के बीच का क्षेत्र आ गया ये किसके पास, निजाम के पास। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैसूर का जो क्षेत्र था, ये अगर मैसूर है, ये अगर मैसूर है, देख लीजिए, इसी को मैं बना के दिखा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ये गया मालाबार अंग्रेजों के पास।
हाँ, ये उत्तर जो है तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र ये चला गया मराठों के पास, और कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का ये कुछ क्षेत्र है ये चला गया था किसके पास, ये निज़ाम के पास। तो बहुत थोड़ा सा क्षेत्र ये रह गया था, ये पूरा बहुत ये चौड़ी पट्टी है मालाबार तट का, तो ये बहुत ही थोड़ा सा क्षेत्र जो था वो रह गया था टीपू सुल्तान के पास, यानी मैसूर के बाद। तो लगभग आधा राज्य टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत देना पड़ा था, और जो नदियां उन आधे राज्यों के बंटवारे का आधार बनी उसमें कृष्णा, तुंगभद्रा और पेन्नार नदी, ठीक है। और कैसे कैसे बटा ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और देखिए एक बात मैं बताऊं, ये बंटवारा किया था उस समय का जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने किया, और उसने बड़ी चालाकी से ये क्षेत्र तो उनको लेना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ हथियार, यहाँ शस्त्रागार है, ये मसालों का क्षेत्र है। अब तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र जो है, देखिए ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं जिसके लिए ये मराठे और ये निजाम आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है, इनमें पहले से ही विवाद था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यही क्षेत्र इनको दे दिया, क्योंकि ये पैक्ट हुआ था पहले, ये तीसरे युद्ध के पहले अंग्रेजों में, मराठों में और निजाम में ये पैक्ट हुआ था कि वो जीतेंगे तो आपस में वो कुछ क्षेत्रों को बांटेंगे, खुद भी कुछ रखेंगे, और अंग्रेजों ने कहा था कि वो खुद भी कुछ रखेंगे और मराठों को और निजाम को भी देंगे, मतलब यहां मराठों को भी देंगे, यहां निजाम को भी देंगे। तो उन्होंने मराठे और निजाम को वो क्षेत्र दिए, ये वाले क्षेत्र, हाँ, तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र, और कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के ये बीच का क्षेत्र दे दिया। और ये विवादास्पद क्षेत्र था, शुरू से ही मराठे और निजाम इस क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने कोई नई बात नहीं की, यहां पर उन्होंने मराठों को और निजाम को मूर्ख बना दिया, ठीक है। और तभी कॉर्नवालिस ने क्या कहा था, कॉर्नवालिस का एक कथन है, ये भी आ जाता है कि वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल, यानी कि हमने बहुत अच्छी तरह से अपने दुश्मन को कुचल दिया है, या आप ऐसे कहें, उसने कहा कि हमने बिना अपने दोस्तों को मजबूत बनाए अपने दुश्मन को अच्छी तरह से कुचल दिया है, ठीक है। ये कॉर्नवालिस का कथन है, और कई बार परीक्षाओं में जब डेस्क्रिप्टिव आप लिखेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि टिप्पणी करें इस सेंटेंस पे, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इस पे टिप्पणी करें, तो आप वहां पे लेके चलेंगे कि ये कॉर्नवालिस का कथन है, और किस युद्ध के बारे में, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में उसका ये कथन है, जब उसने मैसूर का आधा राज्य जो है खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, हाँ, कुछ मराठों को दे दिया और कुछ निजाम को दे दिया। और बाद में तो क्या होगा, बाद में चौथा युद्ध जो है, चौथे युद्ध के बाद, चौथे युद्ध में तो क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा, और लॉर्ड वेलेस्ली क्या करेगा, उसके समय जो युद्ध होगा, चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो वाडियार वंश इस मैसूर पे आया था शुरुआती दौर में, विजयनगर अंपायर के खत्म होने के बाद, उसी वाडियार वंश के एक नाबालिग को यहां का शासक नियुक्त कर लिया जाएगा, और फिर क्या होगा कि उससे सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि एक होती थी, ठीक है, उस पे हस्ताक्षर करा के, सहायक संधि क्या होता था कि जो भी राज्य सहायक संधि करता था वो अपनी सेना नहीं रख सकता था, वहां पे सेना अंग्रेजों की रहती थी, और जो भी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है और युद्ध है, उस पे उसको डिपेंड रहना है, किस पे, अंग्रेजों पे, बिना उसके उनके अप्रूवल के वो युद्ध नहीं कर सकते हैं, वो राज्य युद्ध नहीं कर सकता है जो सहायक संधि में जा रहा है अंग्रेजों के साथ, या फिर वो ट्रीटी भी नहीं कर सकता है। तो वाडियार वंश का शासक नियुक्त करके उससे सहायक संधि पे हस्ताक्षर करा लिया जाता है, और फिर पूरा मैसूर राज्य जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। तो जो बंटवारे की बात आएगी, वो बंटवारे की बात जब भी आएगी तो वहां तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा होगी, यहीं पे बंटवारा होता है आधा राज्य का। कैसे, तो ये मैंने बता दिया, जो ब्रिटिशर्स हैं ये मालाबार का क्षेत्र ले लेंगे, यहीं पे डिंडीगुल ले लेंगे, 12 महल ले लेंगे। मराठों को क्या मिलेगा, ये तुंगभद्रा नदी है, ये वाला, ये तुंगभद्रा नदी है, इसके उत्तर का क्षेत्र मिल गया नॉर्थ का, और निजाम को ये कृष्णा नदी और ये पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र मिल जाता है। और इस तरह से मैसूर का आधा राज्य जो है वो बिल्कुल
टीपू सुल्तान के हाथ से निकल जाएगा और यहीं से मैसूर के अंत की शुरुआत भी हो जाएगी। तो यहां पे हमारा मुख्य मुद्दा था कि वो नदियां जो मैसूर के बंटवारे का आधार बनी, तो इन्हीं 3 नदियों को, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। वैसे मैं बता दूं कि ये यहां से कुछ आप ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं और कुछ जो है ये सवाल भी के रूप में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव सवाल के रूप में भी, कि उन नदियों की चर्चा करें जो मैसूर के बंटवारे में जो आधार बनी और वो बंटवारा कैसे कैसे हुआ। तो कहेगा कि आप 150 वर्ड या 250 वर्ड में आप लिखें, तो बड़ी आसानी से यहां पे आप इससे वो निचोड़ निकाल सकते हैं। तो एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.